वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना फाइनेंस मिनिस्टर और एक ऐसा शो है जहां पर हम आपको बताते हैं कि आपके लिए निवेश का सही तरीका क्या है। आप एक ऐसे निवेशक हैं जो आजकल अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेके बहुत जगह जानकारी बटोर रहे हैं। आप सोशल मीडिया स्कैन करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स की बात सुनते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तमाम तरह की चीज़ें ऑनलाइन पढ़ते हैं, हमारे शोज़ को देखते हैं। लेकिन इसके बावजूद क्या आपको पता है कि आपके लिए सही निवेश की रणनीति क्या है? आपके किस आर्थिक लक्ष्य के लिए आपको कहाँ कैसे रणनीति बनानी चाहिए? सिर्फ निवेश के विकल्प का पता होना काफ़ी नहीं होता है, स्ट्रैटेजी आपकी सही है या नहीं, ये जानकारी हम आपको देते हैं हमारे इस शो में। और यही बात है जो बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर को बेहद खास शो बनाती है। और अब इस शो में एक बेहद खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, म्यूचुअल फंड्स के डायरेक्ट प्लान्स की, जो कि बहुत चर्चा में आ गए हैं। कुछ डेटा जो इन प्लान्स को लेके आपके स्क्रीन पे भी हम फ्लैश करेंगे। उस डेटा को देखकर आपको ये पता चलेगा कि बीते कुछ सालों में इनका जो चलन है वो कितना बढ़ गया है इस देश में। लोगों ने, निवेशकों ने कैसे डायरेक्ट प्लान्स में निवेश करना अपने लिए ज़्यादा किफ़ायती भी समझा है और ज़्यादा मुनाफेदार भी समझा है। कुछ ग्राफिक्स आपके स्क्रीन पर हम अभी फ्लैश करना चाहते हैं जिससे आपको पता लगेगा कि ये डेटा हम बता रहे हैं कितना इजाफा हुआ है। देखिए, मार्च 2019 के मुकाबले अगर आप फरवरी 2025 में देखें, डायरेक्ट प्लान्स लगभग 26% जो है इनमें इजाफा हुआ है। लोगों ने निवेश करना इसमें ज़्यादा पसंद किया है। इतना ही नहीं, अगर हम म्यूचुअल फंड्स के AMU जो एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है उसका भी आंकड़ा आपके पास पेश करें तो मार्च 2020 में जहाँ पर इक्विटी AUM डायरेक्ट प्लान्स के जरिए 21% था, वो बढ़कर लगभग 30% हो चुका है। युवा डेफिनेटली बहुत ज़्यादा निवेश कर रहे हैं डायरेक्ट प्लान्स के जरिए। और रिकॉर्ड हाई इन्वेस्टमेंट का एक आंकड़ा जो आपके स्क्रीन पे हम फ्लैश करेंगे, 2024-25 में लगभग 4.17 लाख करोड़ का निवेश, जो कि रिकॉर्ड हाई है, ये हुआ है डायरेक्ट प्लान्स के जरिए। तो क्लियरली डायरेक्ट प्लान्स म्यूचुअल फंड्स के जो हैं वो पहली पसंद बन गए हैं। लेकिन क्या ये पहली पसंद आपके लिए सही है या नहीं, इसकी अब पड़ताल करते हैं। हेमंत उस्तिकी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो कि CEO हैं वाइस इन्वेस्ट के। हेमंत सर, आपका स्वागत है। और मुझे याद है सर, जब से आपके साथ शो करना शुरू किया है मैंने, जब से इस बीट को मैंने पकड़ना शुरू किया है, तब से हम डायरेक्ट प्लान्स पे बात करते हुए आए हैं। बेसिक चीज़ें होती हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की ना, जो मेरे ख्याल से साल दर साल अब बदलते नहीं हैं, वो थंब रूल्स जस के तस रह जाते हैं। उस वक्त भी हम यही बात करते थे कि डायरेक्ट प्लान्स कैसे हर निवेशक के लिए नहीं है। मेरे ख्याल से आज भी मेरा पहला सवाल आपसे वही होगा कि क्यों डायरेक्ट प्लान्स हर निवेशक के लिए नहीं है। सर, दुनिया ऑनलाइन हो गई है, सभी कुछ ऑनलाइन हो गया है, निवेश भी ऑनलाइन हो गया है। एक क्लिक पर आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाकर अपने लिए म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, आप एक डायरेक्ट प्लान खरीद सकते हैं। लेकिन क्या ये प्लान आपके लिए सही है? आप कैसे समझे कि डायरेक्ट प्लान आप ले तो रहे हैं, आपको कॉस्ट वाइज ये सस्ता लग रहा है बिकॉज बाकी सारे चार्जेस इसमें नहीं है, थोड़ा सा आपको NAV बढ़ी हुई दिखाई देगी उसी वजह से, लेकिन क्या ये खरीदना समझदारी है? कविता, आई थिंक आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, हम काफी सालों से इस इशू के ऊपर बात कर रहे हैं और आई थिंक कुछ मुद्दे जो हैं, जो पहले भी थे, वो आज भी बने हुए हैं। देखिए, ये तो बात सही है कि जब हम डायरेक्ट प्लान की बात करते हैं तो जैसे आपने भी कहा कि उसमें कॉस्ट कम होती है और इनफैक्ट अभी पिछले कुछ सालों में हम देखें तो जिस तरह से वो फिनटेक्स की जो ग्रोथ हुई है, तो ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट, नई जनरेशन जो है इन्वेस्टर्स की, उनको लगता है कि ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट और द फैक्ट कि आपकी जो कॉस्ट है वो कम है, वो एक मेजर पैरामीटर बन जाता है। दूसरी बात, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है म्यूचुअल फंड्स में, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, चाहे वो परफॉर्मेंस हो, चाहे वो पोर्टफोलियो हो। ये बात सही है कि हर इन्वेस्टर उस इंफॉर्मेशन को, चाहे वो सेक्टर वाइज एलोकेशन हो, चाहे पूरा स्टॉक पोर्टफोलियो हो, या अल्फा बीटा जो डिफरेंट पैरामीटर्स हम देखते हैं उसको एनालाइज कर पाए नहीं पाए, तो काफी ज्यादा इन्वेस्टर जो है वो परफॉर्मेंस को देखते हैं। तो ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस को देख के जब आप डिसीजन करते हो, तो जैसा हम हमेशा कहते हैं कि वो बहुत ही रिस्की हो सकता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब आप डायरेक्टली जाते हैं, और आई थिंक सेबी ने जो डायरेक्ट प्लान बनाया था उसका शायद मकसद ही यही था कि जो निवेशकों को लगता है कि हम खुद से ये डिसाइड कर पाएंगे कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, उनके पास एक ऑप्शन होनी चाहिए कि वो कम लागत से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकें। तो लागत तो डेफिनेटली कम है, लेकिन बिल्कुल जैसा आपने ये मुद्दे को उठाया है यहाँ पे कि क्या वो सही है। देखिए, मेरा ये मानना है कि म्यूचुअल फंड की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो है ट्रांसपेरेंसी, ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट। और ये जो फिनटेक्स है या जो डिजिटली आप जब इन्वेस्ट करते हो, वो इन्वेस्टमेंट को और सिंपल बनाता है। लेकिन क्या ओवरऑल इतनी सिंपलिसिटी आपके लॉन्ग टर्म के लिए इतना सिंपल नहीं है? ऐसा नहीं है कि आप म्यूचुअल फंड में कोई भी प्रोडक्ट ऑफ द शेल्फ लेके आप उसमें इन्वेस्ट करें। प्रॉब्लम क्या होती है? देखिए कविता, शुरुआत करने में ये सही रहता है, आपको 10,000 से SIP करनी है, 15,000 की SIP करनी है,
आप गए प्लेटफॉर्म पे, 3 आपने एसआईपी लिया और शुरू कर दिया। कुछ समय के बाद जब वो पहली बात, जब कुछ समय के बाद आपका पोर्टफोलियो थोड़ा बड़ा होगा या आप उस स्टेज पे पहुंचेंगे जहां पे आपके पास सीरियस पैसा इन्वेस्ट करने के लिए है, तब आपको और बहुत सारे डिसीजन लेने हैं। क्या मेरी एसेट एलोकेशन हो, क्या मेरे जो फंड्स हैं वो सही से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। डिफिकल्ट मार्केट कंडीशंस आएंगी, वॉलेटिलिटी आएगी, तो हैंड होल्डिंग की जरूरत पड़ती है। तो मेरा ये मानना है कि इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है कि कॉस्ट कम होगी, ईज भी होगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है सिर्फ ये 2 पैरामीटर्स नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप क्या अपने गोल्स को डिफाइन कर रहे हैं, क्या आप सही प्लान कर रहे हैं, क्या आप सही फंड्स में हैं, क्या आप उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि नहीं। और उसके लिए कहीं ना कहीं आपको प्रोफेशनल हैंड होल्डिंग की जरूरत होती है। हेमंत सर, क्योंकि बहुत ज़्यादा युवा हैं जो डायरेक्ट प्लान्स को पसंद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ईज़ ऑफ बाइंग भी हमें दिखाई दे रही है। अवेलेबिलिटी क्योंकि आपके पास एक क्लिक पर है तो लाजमी है कि आप डायरेक्ट प्लान्स ले रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि आपको हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। सर, आजकल ये हैंड होल्डिंग लोगों को बहुत आसानी से मिल रही है। आजकल बहुत ज़्यादा नॉलेज है, इनफैक्ट नॉलेज को फ़िल्टर आउट करने की ज़रूरत है और इतनी ईजीली अवेलेबल हो गई है नॉलेज कि लोग पता ही नहीं, समझ भी नहीं आता लोगों को कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो अगर आप, बहुत अच्छी बात है, आप डू इट योर वे करना चाहते हैं अपने फाइनेंसेस को, और ऐसी बहुत सारे माध्यम हैं जिसके ज़रिए आप ये सीख भी सकते हैं। अगर किसी को खुद ही ये करना है, डू इट योर वे करना है, DIY करना है अपने फाइनेंसेस को, अपने इन्वेस्टमेंट्स को, तो डायरेक्ट प्लान लेने से पहले क्या कुछ देखना चाहिए? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इशू। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। हम सभी क्रिकेट देखते हैं, हम सभी क्रिकेट को पसंद करते हैं, राइट। और क्रिकेट ऐसा स्पोर्ट्स है जो हर हर गली, हर मोहल्ले में खेला जाता है। अब उसके ऊपर कमेंट करने वाले तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, जो बता देंगे कि ये सही है, ये गलत है, ये ऐसा शॉट करना था, ऐसे बॉल करना था। कितने लोग हैं जो उसको समझते हैं, कितने लोग समझते हैं कि वो क्या सही हुआ क्या गलत हुआ। तो मेरा ये मानना है कि इन्वेस्टमेंट जो है, आपके जितने भी ड्रीम्स है, आपके एस्पिरेशन जो है, वो आप कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान करते हो, किस तरह के फंड्स आप लेते हो, कैसे आप उसको मॉनिटर करते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आई थिंक सिंपलिसिटी देखना जरूरी है। जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा कि म्यूचुअल फंड इटसेल्फ इज अ वेरी सिंपल इन्वेस्टमेंट व्हीकल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी फंड शेल्फ से उठाएं और उसके अंदर इन्वेस्ट कर दें। प्लान करना बहुत ही जरूरी है। और जैसा मैंने कहा कि जब आप उस स्टेज पे पहुंचेंगे, जब आपके पास थोड़ा बड़ा पैसा होगा, आप सीरियसली आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो फिर बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपको देखने की जरूरत है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप जहां जहां पे आप सलाह लेंगे वो आपको हर जगह पे आपको अच्छी सलाह मिलेगी। वो भी आपको थोड़ा जागरूक होना होगा कि आप किसके साथ डील कर रहे हैं, क्या उनकी एक्सपर्टीज है, क्या उनका एक्सपीरियंस है, किस तरह का उनके पास क्लाइंट बेस है। जैसे हम हर चीज, कोई भी चीज खरीदते हैं तो हम रिसर्च करते हैं, तो जिसके साथ भी, जिसकी प्रोफेशनली आप हेल्प ले रहे हैं, उनके ऊपर भी थोड़ा रिसर्च करने की जरूरत है। कभी कभी एज ए नॉर्मल इन्वेस्टर हमको लगता है कि ये सब हम कहाँ कर पाएंगे। देखिए, इन सब में कॉमन सेंस की जरूरत है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ा एक्सपर्ट होना पड़ेगा। और ये किसी भी निवेशक के लिए जानना बहुत आसान है, कविता के जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल आपको हेल्प कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, क्या वो अपने लिए काम कर रहे हैं या आपके लिए काम कर रहे हैं। तो ओवर ए पीरियड आप अगर किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेते हो, उनके साथ इन्वॉल्व रहते हो, ऐसा भी नहीं करना है कि हाँ अभी कोई मेरा पोर्टफोलियो देख रहा है तो मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक बेहतर इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको उस इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में शामिल होना होगा, उसमें पार्टिसिपेट करना होगा। वो आपको तैयार करेगा कि आप उन एडवाइजर से या उस डिस्ट्रीब्यूटर से रिलेवेंट क्वेश्चन पूछ पाए, आप समझ पाए कि ये जो हो रहा है ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आई थिंक आपकी इन्वॉल्वमेंट तो हमेशा रहेगी, बट जैसा मैंने पहले भी कहा कि प्रोफेशनल हेल्प बहुत ही जरूरी है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट कि मेरे पास पैसा है मुझे इन्वेस्ट करना है, इट्स ऑल्सो अबाउट कि मेरा माइंडसेट कैसा है, मैं उतार चढ़ाव को कैसे देखता हूँ, पोर्टफोलियो की वैल्यूएशन को कैसे देखता हूँ। आई थिंक वहां पे हर स्टेप पे मुझे लगता है हैंड होल्डिंग अगर हो और हम थोड़े जागरूक इन्वेस्टर बने, तो फिर हमारे जो भी एम्बिशंस, गोल्स हैं, जो भी हम अपने पोर्टफोलियो से पूरा करना चाहते हैं, उसको आप कर सकते हैं। सर, लोगों को कई बार कितने किफ़ायती होते हैं डायरेक्ट प्लान्स और मुनाफा कितना ज़्यादा होता है, इसका गणित समझ में नहीं आता। अगर आप मुझे रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में कॉस्ट वाइज कितना फ़र्क है, और साथ ही आपको NAV में और आपके मुनाफे में कितना ज़्यादा बढ़त दिखाई देगी, इसका डिफरेंस समझा पाए। क्योंकि बहुत लोगों को बहुत कम डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा लगता है और बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी बहुत कम लगता है। तो कैसे ये डिफरेंस आता है और कितना ज़्यादा कितना कम? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। देखिए, अगर हम थंब रूल की बात करें
तो यूजुअली जो डिफरेंस होगा, जो टोटल एक्सपेंस रेशियो होता है जो फंड आपको चार्ज करता है, तो जो डिफरेंस होगा एक रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में, वो वेरी कर सकता है। 50 बेसिस पॉइंट हो सकता है, 70-80 बेसिस पॉइंट पे भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप किस तरह के फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। ओवर ए लॉन्गर पीरियड अगर आप सिंपल मैथ्स देखें, और ऐसी बहुत सारी एनालिसिस देखने को मिलती है जहां पे कहा जाता है कि देखिए अगर आपने 15 साल इसमें प्लान में इन्वेस्ट किया तो आपको इतना पैसा बचेगा। अगेन जैसा मैंने शुरुआत में कह दिया कि ये बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये इफेक्टिव है, ये कॉस्ट इफेक्टिव है अगर आप खुद से इन्वेस्ट करते हो। सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है, एक कि आप किन फंड्स के अंदर है। जैसे मैंने कहा कि, और आपने भी कहा कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आपके पास, बट किस तरह से एनालिसिस हुआ, क्या आपने कंसिस्टेंसी को देखा, पोर्टफोलियो क्वालिटी को देखा, या सिर्फ परफॉर्मेंस को देखा। तो ओवर ए लॉन्गर पीरियड आपको लगता है कि हाँ, अगर सिंपल मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लगेगा हाँ, अगर मान लीजिए 50 बेसिस पॉइंट का भी फर्क है तो 15 साल में करीब 7.5% क्यूमुलेटिव देखेंगे तो 10-12%, 15% का फर्क पड़ सकता है। मेरा कहना यह है कि क्या आप इक्विटी में बने रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर मान लीजिए, जैसे आपने देखा, आपने डेटा की बात की कविता, अगर आप डेटा देखें डायरेक्ट में, तो जो 1 ईयर की जो SIP है, जो 1 to 2 years है, 1 ईयर की 56%, ओके, और 1 to 2 year 17%। तो अगर इस तरह की एज वाइज एनालिसिस करते हैं तो ये डेटा सामने आता है, जो कहीं ज्यादा है एज कंपेयर टू रेगुलर प्लान। वहां पे आप देखिए लॉन्गर टर्म की SIP आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वहां पे हैंड होल्डिंग होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट को ना देके ये समझें कि ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो इफेक्टिव, जैसे मैं कह रहा था कि 10-15% का फर्क पड़ सकता है, 20% का भी हो सकता है, बट क्या आप इक्विटी में बने रहेंगे, इसकी क्या गारंटी है। हो सकता है आपकी मार्केट वॉलेटिलिटी देख के आप वहां से निकल ही जाए। तो हम यहाँ पे अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारा बिहेवियर डायरेक्ट में और रेगुलर प्लान में एक जैसा होगा, जो डेफिनेटली नहीं होता है। उसमें डेफिनेटली आप डिफरेंस देखेंगे। और जैसा मैंने कहा कि जब आप जो एमपी का जो डेटा है, एज वाइज एनालिसिस देखें SIP की, आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ज्यादा लंबी टर्म की SIP परसेंटेज वाइज और AUM वाइज वो रेगुलर में है, डायरेक्ट में नहीं है। तो बहुत सारे निवेशक ऐसे हैं जो SIP शुरुआत करते हैं, 1 साल के लिए करते हैं, 2 साल के लिए करते हैं, कोई गोल लेके नहीं चलते, कोई क्लैरिटी नहीं होती रोड मैप कैसा है। तो 1-2 साल अच्छा लगेगा, रिटर्न बनता है, बट जैसे ही मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है फिर आप कुछ और सोचने लगते हैं उसके बारे में। चलिए, जितना हो सका हमने अहम पहलुओं पर बातचीत की है, लेकिन डायरेक्ट प्लान्स, म्यूचुअल फंड्स के एक ऐसा विषय है जो आगे भी हमारी चर्चा में आता रहता है। इनफैक्ट जब भी दर्शकों के सवालों के जवाब हम देते हैं तो उस वक्त भी ये मुद्दा कई बार चर्चा में आता है। एक बार फिर इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पर दर्शकों से भी जुड़ते हैं, उनके सवालों के जवाब भी हम देंगे। अभिजीत चौकसी हमारे मेहमान हैं जो भी जुड़ेंगे बतौर फाइनेंशियल प्लानर और लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। ब्रेक पर जाऊँ उससे पहले एक बार फिर से व्हाट्सएप नंबर